हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस अनसॉल्व का सेट 60वां हल करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड 824 IO है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो इसमें दो ऑप्शन इस तरफ दिया गया है, दो ऑप्शन दूसरी तरफ दिया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन नहीं सही है, लेकिन यहाँ पर इसका जो अगला ऑप्शन है ये आपका जो है सी वाला आपका सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है टिमटिमाते हैं। इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अगर उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब देखिए आभासी और छोटा बनता है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन होगा। तो ये नीला होगा। इसका सही ऑप्शन डी वाला होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इसको मैच करना है। तो देखिए हम लोग पहले इसको मैच कर लेते हैं, फिर बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ये ओम जो है, ये ओम आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, और उसके बाद वाट आपका ये विद्युत शक्ति का मात्रक है, और एम्पियर जो है ये आपका धारा का मात्रक है, और वोल्ट जो है ये आपका विद्युत विभवांतर का मात्रक है। तो यहाँ पर पहला जो है, देखिए पहला जो है दूसरे से मिल रहा है, पहला दूसरे से मिल रहा है, और उसके बाद दूसरा तीसरे से मिल रहा है, दूसरा तीसरे से मिल रहा है, उसके बाद तीसरा आपका जो है पहले से मिल रहा है, तो तीसरा आपका पहले से मिल रहा है, चौथा उसके बाद चौथे से मिल रहा है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हों तब R1/R2 होगा। तो R1/R2 का जो मान होगा वो आपका 9/2 होगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अनुपात निकालेंगे सॉल्व करके, श्रेणी और समांतर में सॉल्व करने के बाद जब इसका अनुपात निकालेंगे तो 9/2 आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो बल की दिशा यहाँ पर कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी का है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह CHO होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या आप जब IPSC पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारे क्रियात्मक समूह को बताया जाएगा। उसके लिए उसके बाद उसका सफिक्स क्या होता है, उसका प्रीफिक्स क्या होता है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है उदासीन घोल का pH मान होता है। तो उदासीन घोल का pH मान 7 होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाता है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय हो जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित में कीटोन है। तो कीटोन में ओन शब्द जुड़ता है। तो यहाँ पर आपका प्रोपेनोन जो है ये कीटोन यौगिक है, यानी कीटोन का क्रियात्मक समूह का वो है, यौगिक है। इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी आपको IPSC जब पढ़ाया जाएगा कीटोन समूह का IPSC, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसलिए आपको सारे क्रियात्मक समूह को ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। तो ये ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व पोटेशियम है आपका। 12 नंबर में कह रहा है कार्बोनेट ऐश की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। ठीक है, उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करना ही भर्जन कहलाता है। इसका बी वाला ऑप्शन राइट है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 + Fe। तो यहाँ पर Fe कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो इसलिए यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बायो में आ चुके हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
तो स्वपोषी पोषण में जंतु जो है जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की भी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इनमें से सभी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, तो इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो ये आपका देखिए टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनल, थायरोक्सिन, ये सब जो है जीव हार्मोन्स है, लेकिन ये आपका साइटोकाइनिन जो है ये पौधों में पाया जाने वाला यानी पादप हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में परागकण होते हैं, इसका आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन होता है। तो पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन प्लेनेरिया में होता है। जब आपको परिभाषा पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा। अगला क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो एस सिनेप्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। तो ये पारितंत्र में हरे पौधे उगते हैं, हरे पौधे जन्म लेते हैं, ठीक है। इसका सी वाला ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था। तो हर प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया था उन्होंने। गोल झुर्रीदार बीज, लंबे पौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल, इन्हीं सारी चीज़ों पे रिसर्च किए थे। तो इसका सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे विकल्प वाले प्रश्न एंड हो चुके हैं। अब हम लोग जो है वर्णात्मक प्रश्नों पे आते हैं, जिनको हम लोग को कॉपी पे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं बताइए। तो यहाँ पर दो प्राकृतिक घटनाएं बताना है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अंतर्गत दो घटनाएं हमारे कि ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दो घटनाएं कौन कौन से आते हैं, देखिए यहाँ पर। नंबर एक, आकाश, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये भी हो जाएगा। अब इसके बारे में आप यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इसको आप बता सकते हैं, ठीक है। जिस कारण जो है यहाँ पर दो कारण बताना है, तो आपको चाहे तो आप डायरेक्ट केवल इतना पॉइंट लिख दीजिए, या फिर उसको हेडिंग करके आप चाहे इतना लिख दीजिए, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा घटना हो सकता है खतरे के संकेत का लाल होना, ठीक है। तो ये भी उसी के अंतर्गत आता है, आप इसको भी बता सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप चाहे केवल इसी को ऐसे डायरेक्ट बता देना, या फिर चाहे आप इसको हेडिंग करके ये भी सारी चीज़ इसमें बता सकते हो कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसे हम अधिक दूरी से देखा जा सकता है। इसी कारण खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका प्रकीर्णन कम होता है, यानी प्रकीर्णन का मतलब इसका फैलाव कम होता है, इसलिए ये जो है दूर से देखने पर बहुत स्पष्ट दिख जाता है, ठीक है। इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है इस रंग का। तो ये भी आप पूरा इतना विस्तार से आप इसके बारे में बता सकते हो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि दृष्टि दोष जो है, दृष्टि दोष तो ऐसे मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये हमारा पहले का दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा, ठीक है। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। दृष्टि दोष के प्रकार, तो ये कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आपका हो गया निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दूसरा आपका हो गया दूर दृष्टि दोष, और उसके बाद तीसरा आपका हो गया जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद इसी के अंतर्गत आप और भी बता सकते हो, जैसे इसी के मतलब दोष के अंतर्गत वर्णांधता भी आता है, वर्णांधता भी बता सकते हो। उसके बाद आप एक आता है अबिंदुकता, उसको भी आप बता सकते हो, अबिंदुकता। उसके बाद एक आता है आपका मोतिया बिंदु, उसको भी बता सकते हो, इसको भी बता सकते हो, ठीक है। तो लेकिन मुख्य रूप से ये 3 ही होता है, ठीक है। ये 3 अतिरिक्त है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। उसके बाद अगले क्वेश्चन में कह रहा है उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए।
तो आइए हम लोग पहले दर्पण के उपयोग जान लेते हैं, फिर उत्तल लेंस के उपयोग जान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण के यहाँ पे दो उपयोग देखिए। पहला उपयोग है स्कूटर मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफ़ी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट एवं सीधा और छोटा प्रतिबिंब देखा जा सके। उसके बाद दूसरा उपयोग होता है उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफ़ी क्षेत्र तक फैला देता है। यानी एक प्रकार से प्रकाश किरणों को फैलाने का भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमने इसका दो उपयोग आपको बता दिया है। अब उसके बाद हम लोग लेंस के दो उपयोग जान लेते हैं। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ पर उत्तल लेंस के दो उपयोग। नंबर 1, उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा आँख व कान के अंदर को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी फोटोग्राफी कैमरे आदि में भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ही उपयोग लिखना है, दो ही उपयोग कहा गया है तो दो ही लिखिए, अन्यथा और भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में जितना पूछे उतना ही लिखिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता है, तो इसलिए फालतू समय ना बर्बाद करें ज़्यादा लिख करके। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अवतल लेंस से किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं कहा है, इसलिए आप किसी भी स्थिति में जो है आप अवतल लेंस का जो है एक प्रतिबिंब बनने का रीज़न बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनने के नियम दिए गए हैं उत्तल लेंस के लिए। यहाँ पर आप कोई भी एक नियम और एक शर्त बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह आपके उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम हैं। तो पहला शर्त है, अगर वस्तु अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? द्वितीय फोकस तल में बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पर आप ये स्थिति वाला चित्र बना सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप ये थोड़ा सा नहीं बनाते हैं तो दूसरे कंडीशन का बना सकते हैं कि अगर वस्तु अनंत और फोकस के बीच में हो तो फिर कहाँ बनता है? यानी F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, और यहाँ पर आप चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान रख सकते हैं आप लोग। तो कोई भी एक या दो कंडीशन आप बता सकते हैं, उसमें कोई कहा नहीं है कि किस स्थिति में आप बनाइए। तो किसी भी स्थिति में आप जो है किरण आरेख इसका बना सकते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट तथा एमीटर में कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, यानी किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इस सवाल को हल कर लेते हैं आसान भाषा में। देखिए, इस सवाल में कह रहा 500 वाट यानी P की वैल्यू दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है। 500 वाट दिया है, P बराबर 500 वाट दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, और यहाँ पर हमारा समय दिया है यानी T बराबर 12 घंटे, और उसके बाद में यहाँ पर आपका दिन दिया गया है, यह आपका 30 दिन दिया गया है। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि यूनिटों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का उपयोग किया गया, यही चीज़ हमको बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर मान ला के रख लेते हैं। तो वाट हमारा दिया है 500, यहाँ पर रख लिया हमने 500। उसके बाद गुणे में आपका घंटा कितना दिया गया है 12, उसके बाद गुणे दिन कितना गया है 30, और उसके बाद बटे में आपका 1000 है, 1000 लिख देते हैं। 0 से 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 12 पंचे 60, 6 18, यानी कि 180 kWh निकल के आएगा, यही किलोवाट हावर निकल के आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और इसका आंसर भी इतना ही आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे का दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा अब आप लोग। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बना कर दिखाइए। तो चित्र बना के इसको दिखाना है तो बहुत ही इजी चीज़ होता है। देखिए यहाँ पर एक कोई क्षण चुंबक है, इसके चारों तरफ देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से निकल रही हैं और ये नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में समाप्त होती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो परिभाषा भी लिख सकते हो, या तो फिर जैसा केवल चित्र बनाने के लिए कह रहा है तो केवल चित्र बना के ही छोड़ देंगे आप लोग। बातें समझ में आ चुकी होगी आप लोग को। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इसमें कह रहा है किसी धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है, तो ये देखिए आप लोग इस हेडिंग के बारे में आप क्या लिखेंगे। ठीक है, आप इसके बारे में बता सकते हैं कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट कर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली प्रणालिका कहलाती है। ठीक है, अब ये इसमें जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये चुंबक के समान व्यवहार करता है, और ये चुंबक के समान व्यवहार तब तक करता है जब तक इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही चीज़ बताया गया है कि यदि इस कुंडली में किसी सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। अब कंपास सुई की सहायता से यदि धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखांकन किया जाए तो नीचे दिए गए चित्र के अनुसार चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप ये सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हमारा हो गया और ये भी हो गया। इसमें करा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। यहाँ पर ये आप देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ पर देखिए जब हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएंगे तो ये देखिए हमारी अंगुलियाँ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएंगी और ये धारा की दिशा में जाती हैं और ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब यही चीज़ें यहाँ पर आपको लिखना है कि इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब इस स्थिति में यदि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा बीच की वाली अंगुली प्रवाहित धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करेगा तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। यानी कौन सी अंगुली क्या चीज़ बता रहा है, क्या संकेत कर रहा है, यही चीज़ें यहाँ पर आपको फिर इस चीज़ों को लिख देना है, स्पष्ट कर देना है। उसके बाद अब मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसा इसमें कह रहा है बल किन किन कारकों पे निर्भर करता है, तो ये बल जो है कई कारकों पे निर्भर करता है। यहाँ पर आप देखिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पे निर्भर करता है। नंबर 1, उसमें जो चालक में धारा प्रवाहित करती है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद उस चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और उसके बाद उसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है और उसके बाद उसके बीच बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, और उसके बाद इन सबको मिलाने पर यानी तीनों ये जो हमारा पॉइंट्स बनता है, इन तीनों चारों को मिलाने पर हमारा एक फार्मूला बनता है F बराबर IVL साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। ये सारा चीज़ आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, चारों ये पॉइंट्स को हेडिंग पॉइंट बना करके डायरेक्टली लिख सकते हो इतना लिखने के बाद, या चाहे आप इस भाषा को लिख करके तब आप इसको लिखते जाओ, समीकरण बनाते जाओ और फिर लास्ट में इस उत्तर को लिख सकते हो। ठीक है, तो आप जैसा चाहो वैसा आप इसको लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी घरेलू परिपथ में कितने प्रकार के तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक का नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। तो पहले सेट में भी आपको यह क्वेश्चन कराया गया है,
यह क्वेश्चन कई सेट में रिपीट हो चुका है, इसलिए बार बार आपको बताना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको देखिए वही टॉपिक बार बार ना समझा करके, बल्कि मैं आपको उसको क्या कर देता हूँ, एक बार मैं उसको बता देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए, फिर उसी से वहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। पिछले कई वीडियो में मैंने यह क्वेश्चन हल करा चुके हैं, इसलिए बार बार मैं इस चीज़ को समझा नहीं पाऊँगा। आप लोग एक बार उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए वहाँ पर। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एसिटिलीन, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम होता है एथाइन, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथाइन। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल, इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इस एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों बता दिया आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एथेनॉल के दो रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी एथेनॉल मतलब C2H5OH, जिसको हम लोग एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में दो रासायनिक समीकरण देना है। तो एक पहला रासायनिक समीकरण आप ये वाला लिख लीजिए, और उसके बाद एक और रासायनिक समीकरण ए वाला लिख लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें आपका एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल की क्रिया सोडियम के साथ कराया जाता है। तो यहाँ पर आपका सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एथेनॉल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। तो यहाँ पर आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस जल बनता है, ठीक है। तो ये दो स्टेप में पूरा होता है, एक ही स्टेप में नहीं पूरा होता, इसका एक स्टेप और है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरे स्टेप में जब हम लोग एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ पुनः कर देते हैं, तो ये आपका डाई एथिल ईथर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन दो स्टेप में पूरा होता है। तो आप यही दोनों लिख लेना, ठीक है। कौन कौन सा लिखना है एक बार आप लोग फिर से देखेंगे। ये आप पहला रासायनिक समीकरण लिख लो, और उसके बाद इसमें जो है ये दोनों लिखना पड़ेगा। ए नंबर 1, इसको नंबर 1 करके लिख देना, और उसके बाद इसको यहाँ पर नंबर 2 करके लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये दो स्टेप में पूरा होता है। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके दो उदाहरण का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये दो जो है दहन अभिक्रिया है। देखिए सभी कार्बनिक, यहाँ पर लिखिए सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर, दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ जल कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होते हैं। यह अभिक्रिया दहन कहलाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कार्बन का दहन किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश मिलता है। उसके बाद CH4 का दहन किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पर केवल दो ही रासायनिक समीकरण बोला है, केवल दो ही लिखना, और उसके बाद परिभाषा लिख देना। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है सक्रियता श्रेणी। यहाँ से आप परिभाषा लिखिएगा यहाँ तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षिक प्रवृत्ति और उनकी अभिक्रियाशील प्रकृति के आधार पर धातुओं की एक श्रेणी व्यवस्थित करते हैं। यह श्रेणी धातुओं की सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। यानी दूसरे भाषा में आप इसको अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी श्रेणी कैसे बनती है, तो यहाँ पर आप लोग इस साइड में देखिएगा। इसकी श्रेणी कुछ इस प्रकार से बनती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एर्सेंटिन, पीबी लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह से इनकी श्रेणी बनती है। तो यहाँ पर आप पहले परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद फिर एग्जाम्पल लिखिएगा। तो ये एग्जाम्पल है और परिभाषा हमने आपको पीछे जस्ट बता दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। तो पहले हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में समझते हैं, फिर दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग समझते हैं। तो पहले आप अम्ल और क्षार की परिभाषा जानिए। देखिए अम्ल वह पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। ये अम्ल की परिभाषा हो गया। अब उसके बाद क्षार की परिभाषा जान लीजिए।
अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्षार की परिभाषा देखिए। यहाँ पर क्षारक लिखा है लेकिन आपको क्षार हेडिंग करके लिखना है। वह पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल में लिखना है, परिभाषा में लिखना है। अब यहाँ पर इसमें हमको जैसा पूछा था वैसा ही उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पर अम्ल क्षार क्या है, फिर उसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का 2 उपयोग बताना है। तो दैनिक जीवन में पीएच का 2 उपयोग मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 लिख सकते हैं कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखिए। पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग नंबर 1 कृषि के क्षेत्र में होता है और उसके बाद दूसरा दंत 6 में होता है, या दंत 6 में अगर ना लिखने तो लिख सकते हैं पाचन में। ठीक है, तो दैनिक जीवन में 2 उपयोग है, नंबर 1 कृषि के क्षेत्र में और नंबर 2 आपका जो है हमारे पाचन तंत्र में। ठीक है, और उसके बाद एक हमने क्या बताया है दंत 6 में। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। तो इन सब में पीएच का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, इन तीनों को मैं जो बोला हूँ उसको आप लिख सकते हो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है व्यंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि तथा रासायनिक समीकरण और इसके 2 उपयोग लिखना है। तो चलिए आइए हम लोग व्यंजक चूर्ण के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए व्यंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। देखिए ये बनाने की रासायनिक समीकरण है। व्यंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर बुझा हुआ चूना की क्रिया क्लोरीन के साथ कर दिया जाए तो व्यंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ से जल जो है अलग हो जाता है। अब उसके बाद इसके 2 उपयोग भी बताना है कि व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो नंबर 1 देखिए आप लोग इसका 2 उपयोग क्या कहाँ कहाँ पे किया जाता है। नंबर 1 जीवाणुओं के नाशक के रूप में किया जाता है और उसके बाद जल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो यहाँ पर आप 2 उपयोग कर रहे हैं, 2 उपयोग लिख सकते हैं। अगर और भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दिया गया है और भी आप लिख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है मिथेल क्या है। ठीक है, मिथेल क्या है, संक्षारण क्या है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। तो पिछले वीडियो में भी मैं इन सारे क्वेश्चन को बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये है मिथेल की परिभाषा और ये है उसका चित्र। ठीक है, पिछले कई वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है संक्षारण क्या है। संक्षारण के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये संक्षारण है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं संक्षारण कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब जो धातुएं क्या होती हैं वायु के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में, नमी के संपर्क में, अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर के धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, तो उसको हम लोग उस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा जाए लोहे पर जंग लगना संक्षारण है, चांदी के आभूषणों पर काली परत का चढ़ जाना संक्षारण है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद कभी कभी विकृत गंधिता भी पूछा जाता है लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं लिखना है आपको। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो यह है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब इसके अंतर्गत 3 टॉपिक आता है। नंबर 1 श्रृंखलन और उसके बाद नंबर 1 कार्बन की चतुसंयुक्ता और उसके बाद बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति आती है। तो इसके अंतर्गत ये तीनों टॉपिक्स आते हैं आपके। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आपको इसके अंतर्गत हेडिंग बना करके आपको लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें कैसे कैसे कहाँ तक लिखना है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। श्रृंखलन में हेडिंग करके आपको लिखना है कि कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों की लंबी विवृत अथवा खुली श्रृंखला या समृद्ध अथवा बंद श्रृंखला बना सकता है। ठीक है, कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो बस आपको इतना केवल यहाँ तक लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद कार्बन की चतुसंयुक्ता में क्या करना है, इसमें आपको पूरा लिखना है और मैंने इसको कई बार समझा भी चुका है। ठीक है, उसके बाद अगला हेडिंग करना है बहुल बंध बनाने की प्रकृति। तो इसमें भी आपको पूरा का पूरा लिखना है, कहीं पर कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तभी आपका पूरा आंसर क्लियर हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपको कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में ये तीनों टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा बायो स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है। अब बायो स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें आपको भाई कायिक प्रवर्धन के बारे में बताना है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है, मानव हृदय के बारे में बताना है, फिर उसके बाद ओजोन परत क्या है इसके बारे में बताना है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण, मानव हृदय, ओजोन परत, ये ओजोन परत क्यों उपयोगी है तो इसको एक बार मैं बता सकता हूँ। बाकी ये सब चीज़ें आप अपने बायो की किताब में ढूंढेंगे तो पा जाएंगे। कायिक प्रवर्धन क्या है इसको भी आप पा जाएंगे। ठीक है। ओजोन परत क्यों आवश्यक है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, ओजोन परत हमारे लिए एक प्रकार से सुरक्षा कवच की भांति काम करता है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है, जिससे हमारी जो है सुरक्षा होती है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसीलिए यह ओजोन परत जो है पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना आप जो है लिख सकते हैं इसके बारे में कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें हमारी रक्षा करता है या एक कवच के रूप में काम करता है। इसलिए जो है ओजोन परत पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी चीज़ें आप इसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिंग निर्धारण के बारे में बताना है, मेंडल के नियमों के बारे में बताना है, उसके बाद मानव हार्मोन्स पर एक निबंध लिखना है आपको। ठीक है। तो हम जो है, अगर आप लोग ढूंढ लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सारे बायोलॉजी के टॉपिक्स जो है, सभी सेट के बायोलॉजी के टॉपिक जो हैं एक वीडियो में मैं पूरा बना करके जो है उसको अलग से उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग सारे बायो के क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। तो स्टूडेंट, मेरे इस वीडियो से अगर आपको लाभ हो रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट सेट में, यानी अगला हमारा 7वां सेट बच रहा है, उसके बाद विज्ञान के सभी सेट हमारे जो है ख़त्म हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, अगर आप लोग 7 सेट तैयार कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों से। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।